चलिए, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न क्या है देखिए, तो किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं आता है। तो वर्ग करिएगा तो कभी भी कौन सा तीनों में से नहीं आना चाहिए ना। ये देख लीजिए कौन कौन सा आता है। तो कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा है ना, कि संख्या का वर्ग करने पर जो पूर्ण वर्ग संख्या बनता है एक, तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक सदैव क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 4 है ना, फिर आपका 6 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। बस यही 6। अगर कोई भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं आप, यानी पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई अंक होगा वो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। और क्या नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, वो कौन होगा, तो कभी भी आपका 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है। ये कभी नहीं हो सकता है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक कभी भी इनमें से कोई नहीं होगा। वही पूछ रहा है कौन नहीं आएगा, तो 2, 3 और 7 है ना। इकाई के स्थान पर कौन अंक नहीं आता है, तो हम लोग कहेंगे 2, 3, 7 कभी नहीं आएगा। 2, 3 और 7। ऐसे तो 1, 2, 3 में खाली कौन आ सकता है, 1 आ सकता है। इसमें केवल 4 आ सकता है। इसमें मतलब सब आ सकता है इसमें से। और पूछना चाहिए था कि कौन आएगा, तब हम लोग 4, 5, 6 आंसर देते। हाँ, ये भी सही है कि एकदम नहीं आएगा ना। कौन अंक नहीं आता है, तो 2 भी नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है और 7 भी नहीं आता है। अगर कहेंगे 2, 3, 4 तो गलत हो जाएगा, 4 आता है। यहाँ पे 1, 2, 3 कहेंगे तो 1 तो आ सकता है, और अगर 4, 5, 6 कहेंगे सब आ सकता है। इसीलिए उस हिसाब से देखें तो यही तीनों ऐसा है जो कभी नहीं आएगा। इस हिसाब से सही है। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n² है ना। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। नहीं, सम में n × n+1, तो n² हुआ मतलब क्या होगा, 12 का स्क्वायर, यानी यहां कितना हो जाएगा, 144। ठीक। प्रथम n विषम संख्याओं का योग हो जाएगा n²। और अगर यहीं पे क्या हो जाता, अगर यही सम होता, प्रथम n सम संख्याओं का योग, वो n × n+1, ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है। और प्रथम n पैकेट संख्याओं का योग n × n+1/2, वो होता है n × n+1/2। और अगर इसको फॉर्मूला से निकालना चाहते तो तब सम का फॉर्मूला लगा देते कि Sn बराबर क्या लगाते हैं हम लोग, n/2 और a + l है ना। तो आपका n कितना होता, 12 बोला है, तो 12/2। और प्रथम पद क्या लेते हैं आप, 2, विषम है ना, विषम है तो आएगा 1, और जो 12वां पद होगा वो कौन होगा, 23, 2n - 1 है ना। तो अब जोड़िए, तो 12 × 12 144। ऐसे भी बना सकते हैं आप। ये एपी की मदद से हो गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अब ये है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। नीचे क्या दिख रहा है, a × b। तो इसको जब देखेंगे ध्यान से, तो ये फॉर्मूला है कौन सा, 4ab। तो 4ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
4ab बाई AB, तो क्या आ जाएगा आपका ओनली 4, है ना। जहां पे इसको हमने क्या कहा A, इसको हमने क्या कहा B। इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा देखिए, तो 5 के लिए क्या आता है हमेशा 5, और इसमें हाँ 6 दिख गया यहाँ एक, तो 5 6 के 30, 1 0 आ गया, मतलब कहानी समाप्त। और ऐसे इसका निकालना हो 3 का, तो इसमें 4 से भाग देंगे, कितना बचेगा 2, तो 3 का स्क्वायर और 6, तो कितना बचेगा, तो यह आ जाएगा 5 6 के 30, मतलब 0 तो आ ही जाएगा, है ना। 1 0 आ गया मतलब हमेशा 0 ही रहेगा, 0 कभी चेंज नहीं होगा। मोहन बाबू अकेले एक कार्य को 10 दिनों में, उसी कार्य को सोहन अकेले 5 दिनों में, दोनों मिलकर काम करते हैं। 5 दिन साथ साथ काम करने के बाद मोहन काम से बाहर हो जाते हैं, तब सोहन अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले तो जरा देख ले हम लोग कि मोहन बाबू की क्या कार्य क्षमता है। ये 10 दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं, और सोहन जी जो है वो 12 दिनों में, यानी कि अगर टोटल वर्क हम लोग 60 ले लेते हैं, तो इनकी 6 और 5 हो जाएगी एफिशिएंसी। अब सवाल है कि 5 दिन तक साथ काम किए तो 11 बचे 55 वर्क, 5 दिनों में उन्होंने कर लिया 55, 6 + 5 और गुने 5। अब जो शेष काम बचा है, बाहर कौन हो गया मोहन, तो सोहन बाबू, तो सोहन का क्षमता कितना है 5, तो शेष काम करने में, शेष कार्य करने में, शेष कार्य सोहन बाबू कितने समय में करेंगे, है ना। तो 5/5 यानी कि 1 दिन। और कुल कार्य कितने दिनों में खत्म होगा, 5 1 6 दिन में। 5 दिन पहले लग गया था और 1 दिन और लगेगा, यानी 6 दिनों। एक व्यक्ति एक कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में, तो वो कितना कर लेगा, अकेले अगर करता तो पूरा कितने में करता। P1 जो है वो 2/3 जो होता है उस काम को क्या दिनों में कर देता है, वो 10 दिन। तो अगर उसको पूरा करने का मौका दिया जाए तो पूरा काम, तो 10 दिए 30/2, 15 दिन में करेगा पूरा काम, है ना। कि 2 करता है 10 में, तो 3 करेगा 15 में। अब ये तो काम बन गया हमारा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि P2 जो है वो आता है, तब पूरा कार्य 2 दिनों में हो पाता है। अब ध्यान से देखिएगा कि दोनों मिल करके 1/3 काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। कौन दोनों, कि 10 दिनों तक करने के बाद कौन आया, P2 आता है, तब पूरा कार्य 2 दिनों में समाप्त हो जाता है। यानी कि जो शेष काम बचा था, P1 और P2 दोनों मिल गए, और ये दोनों मिलने के बाद जो शेष काम था 1 - 2/3, 1 - 2/3 कितना बचा, 1/3 भाग कार्य को क्या दिनों में, 2 दिनों में पूरा करते हैं। इसका मतलब पूरा काम अगर किया जाए अगर पूरा काम किया जाए इनके द्वारा, तो कितने में करेंगे, तो 3 दूना 6 दिन, हो गया काम खत्म। अब तो बन गया ना कि 7 का मिल गया, अकेले का मिल गया, तो P2 अकेले कितने में करेगा, तो निकालिए P2 द्वारा काम को करने में अकेले कितना समय लगेगा। तो देखिए, तो 6 और 15 का एलसीएम क्या लेंगे, 6 15 का एलसीएम हो गया 30, कुल काम हो गया 30, कंबाइंड क्षमता 5, 6 5 30, अकेले का 2, तो 10 दिन। क्या दिन में कर देगा, 10 दिन। थोड़ा भाषा में ध्यान से देखना था, है ना, कि कब जब आएगा, जब 2/3 काम के बाद, तो 2 दिन में कर दिया, मतलब कि 1/3 कार्य को 2 दिन में कर दिया। ये आपको देखना था। ये था फंसाने वाला, अच्छा था।
यदि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया है और उसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 85 है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो आप देख पाते हैं कि प्रथम वर्ष ये भी 40 होगा और दूसरे वर्ष 45 हो जाएगा। तो वो जो वृद्धि है 5 रुपए की कितने से, तो 40 से कितना हुआ है, दूसरे वर्ष 45। तो यही जो वृद्धि है वही किससे बढ़ता है, ये ब्याज दर से बढ़ता है कभी भी। ये हमारा प्रथम वर्ष का ब्याज है और ये हमारा दूसरे वर्ष का सीआई है। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सीआई की। ये 40 कहां से ले आए, 40 ही होगा, वो कहां से बता देंगे, तो वो हमको ये बताएगा साधारण ब्याज। कि चूंकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रति वर्ष क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर 2 वर्षों में 80 है तो दोनों वर्ष में कितना कितना होगा, 40-40 होता है, ये फिक्स है। लेकिन सीआई के बारे में हम क्या जानते हैं कि प्रथम वर्ष का सीआई और एसआई दोनों सेम होता है, यानी ये 40 है, इसीलिए हमने किसको 40 लिखा है, इसको भी 40 लिखा है। यहां से आया है ये 40, ये प्रथम वर्ष का एसआई ही प्रथम वर्ष के सीआई के बराबर। तो हमें अगर टोटल 85 बनाना है सीआई तो पक्की बात है कि दूसरे वर्ष कितना हुआ होगा, 45। तो ये जो वृद्धि दिख रही है आपको, यही किससे बढ़ता है, ब्याज दर से। जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो ब्याज दर है। कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है, तो रेट हमारा हो जाएगा 5 बढ़ा है कहां से, 40 से इंटू 100, ये आपका ब्याज दर होगा। 5 8 12.5, ऐसे ये नहीं दिया है, वो क्या दिया है 25/2 दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात पहले समझे कि कभी भी सीआई कैसे बढ़ता है, प्रति वर्ष अपने पुराने वाले ब्याज के रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो बढ़ते जाता है हर साल, उसी कॉमन रेशियो से बढ़ता है। अगर ब्याज दर मान ले कितना परसेंट है, 10%, तो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा पहला साल 10, फिर 11, फिर उस 11 का 10% बढ़ जाएगा, 12.1, इस तरह से बढ़ते जाएगा वो। और उसी तरह से अमाउंट भी बढ़ता है। सीआई और अमाउंट दोनों किस में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। अब इसका लोग फॉर्मूला भी लिखता है, कौन सा वाला, कई लोग इसका फॉर्मूला के रूप में होते हैं। फॉर्मूला बता दीजिए सर, रेट बराबर 2 इन ब्रैकेट सीआई माइनस एसआई बटा एसआई इंटू 100, यही फॉर्मूला है 2 साल के लिए। अगर आपको सीआई एसआई पता हो तो आप इस फॉर्मूले से भी उसका रेट निकाल सकते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मौके के तौर पे बना देंगे ना इसको, तो 40 से 45 दिखे कहानी खत्म हो जाता है। समय नहीं बचाइएगा तो कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है ना, कंपटीशन का स्तर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। अब ये देखिए, कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 हो जाएगा। अब इसको समझिए और आंसर मारिए सीधा 5। कैसे कैसे मैंने 5 दे दिया, देखते ही तो मैंने ऐसे दे दिया कि 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। हम जानते हैं कि अगर कहीं पे 1/4 दिख रहा है, इसका मतलब होता है 25%। किसका 25% बाबू, तो धनराशि का कह रहा है। तो 25% ऑफ पी अगर हम कहें तो 1 साल में कितना हो रहा है, 5। तो कितने साल में 25 होगा, 5 साल में, बात खत्म। यही कहानी खत्म हो जाती है। और थोड़ा सा बोले सर नहीं, थोड़ा और लंबा करिए इसको, तो SI बाई पी दिया हुआ है, क्या दिया है 1/4। तो हम अगर इसको 100 करवा दें तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जैसे ये 100 होगा, ये कितना होगा, 25 होगा। यानी 100 रुपये पे 25 का ब्याज होने में कितना समय लगेगा, तो चूंकि 1 साल में 5 होता है तो 25 होने में कितना टाइम लगेगा, तब बोलेंगे 25/5 साल, यानी कितना साल, 5। इतना भी सोच सकते हो आप। अब इतना सोचोगे उससे बेहतर है कि डायरेक्ट देखिए 1/4 मतलब 25%, 1 साल में 5 तो 5 साल में 25। इसको बोलते हैं स्पीड, है ना। ऐसे नहीं बनाओगे तो वो 102 और 103 नहीं होने वाला है। जितना फास्ट कर ले आप, अब तो फास्ट का ही जमाना है। किसी होटल में पहले 10 दिन का एक कमरे का किराया 200 है, अगले 15 दिनों का किराया 180 है और अगले दिनों का किराया 150 रुपए प्रतिदिन है। एक यात्री 30 दिन तक अगर कमरा का इस्तेमाल करता है तो उसका किराया क्या होगा, क्योंकि जोड़ना है आपको। तो पहले 10 दिन का किराया कितना है
200 प्रतिदिन, तो कुल कितना हो जाएगा, प्लस अगले 15 दिनों के लिए, और फिर अगले 5 ही दिन बचबे किया है। अब एक 30 दिन का महीना है, मान के चलना होगा, हाँ लिख दिया 30 दिनों तक हो गया, है कि नहीं। अब खाली जोड़ देना है इसको, जरा जल्दी जोड़ पाए हम लोग। तो ये 2000 प्लस कितना हो गया, ये 15 थे 120, अब 15 कम 15 अब 12, और ये 750, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47 और 7 5450, 54 ना जी, हो गया। इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं था आपका। राम के पास 10 रुपया और 20 रुपए के कुल 18 नोट है, उसके पास कुल धन अगर 200 रुपया है तो 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी। तो ये उसके पास जो 10 रुपए का कुछ नोट है और कुछ कैसा है 20 रुपया वाला, सब मिला के नोट कितना है 18 नोट, 18 नोट्स हैं उसके पास। अब आपको समझना यह है कि कुल पैसा कितना है इसके पास 200, ये कुल है ये, और ये एक एक नोट का वैल्यू है। तो अगर हम ये कहें कि एवरेज नोट का वैल्यू क्या होगा, तो बटा क्या करना होगा 18 करना होगा, या फिर इन सब में हम लोग 18 से मल्टीप्लाई कर दे पहले ही, कि अगर सारे के सारे 10 रुपया होते तो कितने का होता ये 180 का होता सब मिला के, और अगर सारे के सारे 20 के होते तो 360 का होता। और अब हम खाली क्या लगा दें यहां एलिगेशन, तो 160 और ये 20, 8:1 बस। अब 20 किसको बांटे 18 को बांटे, तो 9 दूना 18, तो गुना 2 कर दीजिए इसमें आप, यानी कितना कितना 16 एंड 2, तो 10 वाला 16 नोट होगा। अब बोले सर x मान के बनाइए, वो भी चलेगा। बोलेंगे माना कि x नोट 10 वाला है तो 10x अब प्लस 20 नोट कितना होगा 18 माइनस x, और कुल पैसा कितने के बराबर है 200, तो 10x माइनस 20x माइनस 10x बराबर 360 माइनस ये माइनस 160, यानी x का मान कितना आ रहा है 16। ऐसे भी बना सकते हैं आप, या क्या कर सकते हैं आप कहां था देखिए, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, है ना। इधर यहां अगर ध्यान से देखिएगा तो जितने भी टर्म आपको दिख रहे हैं, इसका भी डिग्री 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, और इसका भी 3 है, सबका डिग्री क्या है, सबका डिग्री 3 है। तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू इसमें रख सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री हर पद का सेम है, और नहीं रख पाते। अगर यहां मान लीजिए स्क्वायर होता तो आप नहीं रख सकते हैं वैल्यू, तब अरे रेशियो नहीं कटेगा ना। जैसे इसका वैल्यू 2k होगा और इसका 3k होगा, और k कटवे नहीं करेगा तब। इसीलिए क्योंकि यहां पे क्या था, यहां क्यूब था, इसीलिए आप आसानी से यहां पे वैल्यू रख सकते हैं। हर टर्म देखिए, ये भी 1 + 2 3, ये भी 3, ये भी 3, आराम से वैल्यू को रखिए 5 × 2³ माइनस 2 × 2² × 3 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 3² और b³, यही ना। ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, और ये 8 × 3 = 24, यानी 16, और ये 9 × 3 = 27, दोनों 54 माइनस 27, ऐसे कुछ है क्या 16 27, ये बना है। एक स्कूटर चालक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा
शुरू करता है और प्रत्येक 3 घंटे के बाद इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। तो कितने समय में यह चालक 320 की दूरी पूरी करेगा? देखिए आपको सम दिया हुआ है, आपको टर्म का सम दिया हुआ है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा प्रत्येक 3 घंटे के बाद बढ़ जाती है। तो पहला 3 घंटे में क्या होगा? इन फर्स्ट 3 आवर्स डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? तो कहेंगे आप 40 गुने 3 यानी 120 किलोमीटर होगी। जो इसके बाद जो सेकेंड होगा, सेकेंड 3 आवर में चाल कितना हो जाएगा? 20 बढ़ गया यानी कितना हो जाएगा? 60। तो 60 दिए कितना पूर गया? 300 हो गया। अब आपका डिस्टेंस कितना हो चुका है? 300 हो गया और समय भी 6 घंटा हो गया है। 3 3 6। अब दूरी कितनी बची है? केवल 20 दूरी बची है, केवल 20। तो हमारा जो अब उसके बाद जो टाइम लगेगा तो वो कितना लगेगा? तो अब हम समय निकाल रहे हैं। अब हम शेष दूरी को तय करने में क्या निकालेंगे? बिल्कुल, तो शेष दूरी बची है हमारी 20 और हमारा जो स्पीड है वो हो जाएगा, इसमें भी हम लोग और 20 जोड़ेंगे तो 80 का किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 1/4 आवर, 1/4 आवर यानी कितना मिनट? 15 मिनट। यानी कि पूरा दूरी उसको तय करने में कितना लगा? ये कौन सा टाइम हुआ जी? शेष दूरी के लिए, शेष टाइम, शेष दूरी के लिए समय जो लगेगा। तो 6 घंटा पहले लग चुका है और कितना मिनट लगा? 15 मिनट। यानी हम लोग बोलेंगे कि 6 घंटा और 15 मिनट। हाँ वेव करता है 1/4 को मार दिया। अभी कभी कभी हड़बड़ाहट में ये 60 देख करके बिल्कुल तो फंसाने के लिए तो देता ही है वो। 9 युवक एवं 10 युवतियों में से 5 युवक एवं 5 युवतियों का समूह अगर अलग अलग बनाना है, मतलब कितने प्रकार से उसको हम लोग बना सकते हैं। तो समूह जब बनाते हैं तो हम लोग किसका काम करते हैं? सिलेक्शन है ये। समूह बनाने में क्या करना पड़ेगा आपको? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन मतलब कौन आता है? कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन में कौन आता है? कॉम्बिनेशन। ठीक, सिलेक्शन का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन। ग्रुपिंग जब भी होगी तो कॉम्बिनेशन होगी। जब भी ग्रुपिंग करनी हो तो सिलेक्ट करके ग्रुप बनाना है। अगर अरेंजमेंट हो गया, सजावट की बात कर दी तो परमुटेशन। यहां तो ग्रुप बनाना है और कैसे बनाना है? तो 9 युवकों में से आपको कितने लोग लेने हैं? 5 युवक, तो 9C5 और इनटू 10 में से 5 लेना है आपको। ये 10 लोगों का ग्रुप बनेगा है ना। 5 युवक एवं 5 युवतियों का समूह अलग अलग कितनी प्रकार से बनाया जा सकता है। कहीं ये तो नहीं है कि मतलब 5 युवक का अलग बनाना है, 5 युवती का अलग। 10 लोगों का तो ग्रुप नहीं बनाने के लिए बोला है। सवाल में कहीं लिखा है कि 10 लोगों का ग्रुप बनाना है। यहां तक तो बोल रहा है कि समूह, 5 युवक एवं 5 युवतियों का समूह, मतलब 10 लोग का ही होना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि कहीं युवकों का अलग समूह बना है और युवतियों का अलग। ऐसे होता नहीं है, बनेगा तो ऐसा ही 10 लोगों का समूह। देखते हैं हम लोग। ठीक ना है, 10 लोग नहीं होंगे? 5 5 10 नहीं हुआ तो 5 5 10 होना चाहिए ना जोड़ के। इसको बनाइए पहले। 9C5 का क्या कंसेप्ट है? तो हमारा होगा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस r। n माइनस r मतलब 4 और इंटू ये फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 और 5।
ये है आपका, इसको सॉल्व किया जाए तो कहां से काट दीजिएगा, यहां पे काट देते हैं हम लोग 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बस, और नीचे 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 12 दूना 24, और ये आएगा 10 से लेकर केवल कहां तक 5 तक, 5 कट गया 120 आ जाएगा ये। अब जरा काटिए तो 8 से क्या बार में 3 बार में, 3 से 3 बार, तो 7 3 21 छक्के 126 इधर हो रहा है ना। ऑब्वियस सी बात है कि जोड़ेंगे तभी ये सब आंसर आएगा, तो गुना करेंगे तो नहीं आएगा। मतलब यहां पे क्या करना पड़ेगा कि 5 युवक का अलग समूह और 5 युवती का अलग समूह, वो लिखा ना अलग अलग कितने, मतलब ये समझना पड़ेगा कि युवती का समूह मिक्स नहीं करना है। तो वो तो काटने से आंसर दिख गया, वो किसी गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हम सोच रहे थे कि 10 से क्या बार में, ये 12 बार में, 2 बार में, 4 बार, 36 7 252, ये कितना आ रहा है 252 आ रहा है ये आपका। तो हमारा जो वैल्यू आया, एक आया 126 और एक आया कितना, दोनों को जोड़िए तो 6 2 8 और 5 2 7 और 3, तो 378 आपका आंसर दिया। यहां पे ध्यान क्या रखना है कि ग्रुपिंग तो करनी है, सब ठीक है, लेकिन ये जो ग्रुप बनाना है ये 9 युवक से 5 युवक का अलग ग्रुप और 10 युवतियों में से 5 युवतियों का अलग, मतलब मिक्स ग्रुप नहीं बनाना, लड़का लड़की का ग्रुप नहीं बनाना है, अलग अलग ग्रुपिंग करनी है ये बात। इसीलिए बीच में क्या साइन आ जाएगा, ना 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 ना, कहा इतना सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही सिलेक्शन की बात आती है ना, जैसे ही किसका बात आ जाएगा, सिलेक्शन का बात है, कॉम्बिनेशन ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है आपका। खाली यहां पे बात है कि दोनों ग्रुप एक साथ नहीं बनाना है, मतलब बात समझ पा रहे हैं, यहां पे 10 लोगों का ग्रुप नहीं बनाना है। क्या कहता है सवाल में, अगर कि 10 लोगों का ग्रुप बनाना है हमको, तब तो हमारा बीच में क्या चिन्ह आता, गुना का चिन्ह, एंड हो जाता है तब कि 5 औरत और 5 पुरुष। और यहां क्या है कि हमें क्या करना है कि 5 युवक का एक अलग से ग्रुप बनाना है और 5 युवतियों का एक अलग से ग्रुप, इसीलिए दोनों को बीच में क्या साइन देना है, प्लस, मतलब 5 आदमी का समूह, या तो 5 लड़का हो या 5 क्या हो, लड़की हो, इस सेंस में लिया गया इसको। इसमें आइए कि किसी स्कूल में 10 वर्ष 15 वर्ष और 20 वर्ष की उम्र के विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया गया है और नया नामांकन होने पर इनकी संख्या में क्रमशः वृद्धि 25%, 30% और 60% है। तो अब इनका नया अनुपात क्या होगा, बस बढ़ा दीजिए, खाली 2 3 एवं 4 था, ये इसका कौन सा अनुपात था, इनिशियल, पहले ये था, और अब नया जो होगा यानी कि न्यू रेशियो जो होगा वो क्या होगा, तो कितना कितना बढ़ा है 25%, 2 का कितना परसेंट 125, 3 का 130 और 4 का 160। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 250, ये 16 के 64, ने 25 39 और 64, ये हो जाएगा उनका नया अनुपात। ऊपर वाले से उससे क्या लेना देना है, वो तो केवल तीनों टाइप बांट दिया है ना। एक आयताकार बाग की चौड़ाई इसके लंबाई से 25% अधिक है, तो जो बाग है, बाग की चौड़ाई और उसकी लंबाई, तो क्या बोला गया है, लंबाई से कौन अधिक है, चौड़ाई इसकी लंबाई से 25% अधिक है। तो लंबाई अगर 100 होगा तो चौड़ाई 125, तो रेशियो क्या आ रहा है
5:4 का। अब कहता है परिमाप 720 है, तो परिमाप अगर 720 है तो लंबाई चौड़ाई का योग कितना होगा? 360 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों का जो योग होता है 5 4 9 वो परिमाप के आधा होता है ना। 2 × L + B होता है परिमाप, तो इसका आधा कर दीजिए, 720 का आधा, तो कितना आ जाएगा? देखिए तो 1:40 आएगा। क्या पूछा आपसे? चौराहे, तो 40 पचे 200, 40 पचे 200। और अगर ये पूछता तो 40 चौके 160। तो क्या पूछा वो देख लिया जाए। चौराहे पूछा है तो वही L + B। हाँ बोलिए बोलिए। क्षेत्रमिति का विश्लेषण में फंस जाते हैं। और क्षेत्रमिति में फंसते हैं। 60 लीटर पानी एवं अल्कोहल के मिश्रण का अनुपात कितना है? 2:1 है। तो कितना अल्कोहल मिला दें कि अनुपात 1:5 हो जाए? तो अल्कोहल मिला रहे हो तो पानी तो वही रह जाएगा। तो अगर आप देख लो कि बांट लो दोनों को 2:1 में, तो 3 से 20 दूना 40 पानी है और 20 अल्कोहल है। तो आप मिला क्या रहे हो? अल्कोहल मिला रहे हो आप इसमें। तो रेशियो क्या हो जाना चाहिए? 1:5 का। यही पूछ रहा है। तो 1 का 40 गुना है तो 5 का भी 40 गुना करिएगा, तो कितना हो जाएगा? 200। तो x का मान 180, यानी कितना मिलाओगे आप? अल्कोहल कितना मिलाएंगे? 180 लीटर। 5 वर्ष के बाद एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद फादर और सन का जो रेशियो है वो 3:1 का है, जबकि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। कितना गुना था? 7 गुनी। तो बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो ये अंतर तो सेम होना चाहिए पिता पुत्र की आयु का, तो अंतर करें बराबर। यहां 6 का अंतर, यहां कितने का? 2 का। तो इसको किससे गुना कर दे? 3 से। ये हो जाएगा 9:3। हो गया 6 का अंतर। यहां भी 6 का अंतर, यहां भी 6 का। अब ये देख लें कि अनुपात में कितनी कमी हो रही है। तो अनुपात में 2 का कमी है और वर्षों में कितने का अंतर है? 10 वर्षों का। ये 5 बाद का है, 5 साल पहले का। इसीलिए 1 अनुपात का मान जो है कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। 1 अनुपात का मान 5 वर्ष। और अब परेशानी खत्म। जैसे ही 1:5 आया तो किसका पूछा गया है? पिता के वर्तमान। तो अगर आप इसका यूज करते हो कि 9 का, तो 9 पचे 45। तो फादर का जो वर्तमान आयु होगा उसमें ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? तो 9 पचे 45 - 5, कितना आ जाएगा? क्यों घटा है 5? क्योंकि ये 5 वर्ष बाद ये बाद का था ना, तो पीछे आया है। इसमें जोड़ते तो जोड़ते 5। 2 बसों में से एक बस 300 की यात्रा 7.5 घंटे में और दूसरी बस 450 की यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है। तो बताइए दोनों के गतियों का क्या अनुपात होगा? तो गति का अनुपात निकालना है। पहला बस, दूसरा बस। तो हम लोगों का पहला वर्ग का चाल कितना होगा? 300/7.5 है ना जी, यानी हो जाएगा 7.5, 15/2। और ये 450/10, यही है हमारा। इसी का अनुपात हमें निकाल देना है। तो ये पॉइंट को अगर हम लोग क्या करें, हटा दें, यहां एक 0 आ जाएगा और अब हमारा काम खत्म। 15 से क्या बार में? 5 बार में। और इससे वो तो काटना तो अपने हाथ में है ना, जैसे काट ले हम लोगों।
इसके बाद 5 से क्या बार में, 40 बार हो गया। तो 40:45, 450 किससे कट रहा है, 5 से। 8:9। जितना जल्दी कर ले वो तो अपने हाथ में है। इसके बाद अपना काम है ना, कि क्या किया जाए। 40-45 का चाल था ये कि ए तथा बी एक कार्य को 45 और 40 दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरा करते हैं। उन्होंने उस कार्य को साथ साथ करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ दिनों के पश्चात कार्य छोड़ दिया तथा बी ने बाकी बचे हुए कार्य को 23 दिनों में पूरा कर लिया। तो ए ने कितने दिनों के पश्चात उस कार्य को छोड़ दिया। तो हम लोग का पहला काम तो यही कर लेंगे, दोनों का जो क्षमता है कार्य करने का वो निकालेंगे, ए और बी। 360, 180 तो नहीं होगा, तो कितना होगा 360। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। और अब सवाल पढ़िए कि ए ने कुछ दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। तो 23 दिन तक बी ने तो अकेले काम किया है ना। और हम ये देखें कि जितना दिन दोनों ने साथ मिलकर काम किया होगा, उतना ही दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया होगा। तो हम अगर ये पता कर लें कि ए ने कितना दिन काम किया या दोनों साथ मिलकर कितना दिन काम किए, दोनों सेम ही होगा, तो कैसा होगा देखिए। तो 360 में से हम क्या घटा दें कि जितना काम बी ने अकेले कर लिया है, तो 23 गुने 9, ये किसका काम हो गया, बी का। और शेष काम को दोनों ने मिलके किया है, तो दोनों ने मिलके कितना दिन काम किया होगा, तो 8 + 9। ये नहीं खाली 9 से भाग देते थे, वहीं गड़बड़ा जाएगा। ये मिलेगा कि दोनों ने साथ मिलकर, दोनों साथ में काम किए कितना दिन, तो ये आएगा 360 माइनस 207 बटा 17, घटाएंगे तो 153, 17 नमा 5300, तो 9 दिन आ रहा है। यानी कि दोनों ने साथ मिलकर के 9 दिन काम किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने कब छोड़ दिया होगा काम को, 9 दिन के बाद छोड़ दिया होगा, है ना। ए जो है वो 9 दिन के बाद काम को छोड़ दिया, और उसके बाद हमारा बी जो है वो अकेले 23 दिन तक काम किया है। तो कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ, अगर ये पूछ देता तो 32 दिन में। तो टोटल पूछता आपसे कि कुल काम कितने दिनों में, तो पहले शुरुआत में साथ में 9 दिन, अकेला बी 23 दिन, तो 23 9 32 दिन में पूरा काम खत्म हुआ। पूछ सकता है ये भी। किसी ग्राहक ने एक बिक्री में जहां पर किसी भी वस्तु के लिखित मूल्य पे 25% की छूट दी जा रही थी, एक ऑफिस बैग खरीदा जिसपे 600 रुपए का मूल्य लिखा हुआ था। तो 25% की आम कटौती के पश्चात दी जाने वाली धनराशि पर ग्राहक को 10% और छूट दी गई, तो ग्राहक की अंतिम राशि कितनी दी गई होगी। अरे मतलब उसका सीपी कहिए या फाइनल विक्रय मूल्य, ग्राहक का सीपी क्या होगा, है ना, ग्राहक का सीपी। तो पहले तो 600 का 3/4 हो जाएगा, और फिर उसका कितना हो जाएगा 9/10। 2 छूट है आपका, एक 25 का और एक 10 का। तो अब ये कितना हो रहा है देखिए, 150, 450, 45 गुने 9। हाँ ये तो कट ही गया, हम देख रहे हैं 45 गुने 9 आ जा रहा है, 45 गुना 9, तो 9 बचे 45, चौका 36 4, तो 405 रुपया देना पड़ा हो किसको, ग्राहक को। जो हमारे ग्राहक साहब हैं वो 405 रुपया देकर के उस सामान को खरीद लिए होंगे, 600 के बैग को। उनको लगा होगा बड़ा सस्ता मिल गया। ये क्या है, एक व्यक्ति ने एक कमीज तथा एक पैंट उनके आरंभिक मूल्य से 25% छूट पर खरीदी। उसने उनको जितने मूल्य पे खरीदा उससे 40% अधिक पर बेच दिया। नया विक्रय मूल्य आरंभिक मूल्य से कितना अधिक था।
देखिए उसका जो प्रारंभिक मूल्य था या शुरुआती मूल्य था उससे 25% छूट पे, अगर हम प्रारंभिक मूल्य को, उसके आरंभिक मूल्य को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, तो कितने पे खरीदा है उसने, 25% छूट, 75 पे खरीदा होगा। और फिर उसने जितने मूल्य पे खरीदा उससे 40% अधिक पे बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 75 का प्लस कितना, 75 का 2/5 वही ना जी, तो 15 दूना 30 यानी 105 पे बेचा। अब 105 पे बेचा तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है नया वाला वो शुरुआती से कितना अधिक था, तो 100 से कितना अधिक दिख रहा है आपको, 5। तो वही पूछ रहा है आपसे कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना अधिक है। ये 2/5 कहां से आया, क्लियर है, 40% है ना, कि हमारा जो 2/5 है यही होता है हमारा 40%। एक कमरा 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। यदि इसके कमरे की चारों दीवारों को केवल 50 सेंटीमीटर चौड़े कागज से ढका जाए तो उस कागज की लंबाई क्या होगी। तो पहले क्या करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा, कमरे के चारों दीवारों के भी कान होते हैं ना जी, दीवारों का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, कागज के क्षेत्रफल, कागज का क्षेत्रफल। ठीक, तो हमें ये देखना है कि दीवारों का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो दीवारों में हाइट तो आती है, खाली फर्श और छत को छोड़ देना है, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई को छोड़ करके चारों दीवार में सब आता है। तो 2 इंटू एच तो आएगा ही और L प्लस बी होगा बस, खाली कौन नहीं आएगा, लंबाई गुने चौड़ाई जो दुगुना होता है वो नहीं आएगा। एक कमरे के चारों दीवारों का एरिया होता है 2LH प्लस 2BH, खाली क्या नहीं आया, 2LB नहीं आएगा। और यही एरिया किसका होना चाहिए, तो कागज की जो लंबाई होगी, कागज की लंबाई को कैपिटल L से दिखाते हैं अगर हम लोग, और इनटू कागज की चौड़ाई, कागज की चौड़ाई, ये फॉर्मूला होना चाहिए आपका, है ना। अब दोनों तरफ इकाई भी सेम रखिएगा। अब यहां पे सब मीटर में दिया हुआ है, जरा सॉल्व कीजिए। 2 गुने H कितना है आपका 4 और L कितना है 6 और ये कितना है 5 और ये L निकालना है आपको। इस 50 को क्या करें आप 100 से भाग दे दें, कहां भेजने के लिए, मीटर में भेजने के लिए। अब देखिए आप क्या हो रहा है, तो 4 दूने 8, 800, 4 दूना 8 हुआ ना जी, 8 गुने 11 तो 800 हुआ ना, दुगुना काटिए ना इसको 2 बार में तो हो ही गया आप तो सीधा 11 8 88 दूना, 11 8 88 दूना 176 ना, 176 मीटर। तो वो जो पेपर होगा वो कितना लंबा होगा, तो कागज की जो लंबाई होगी, जिस कागज से सभी दीवार को ढकना है, एक 176 मीटर होगा। बहुत लंबी कागज, तभी ना सब दीवार को ढक पाएगा। चौड़ाई तो फिक्स है उसका, रोल देखते होंगे आप लोग शादी विवाह में, रोल जो यूज होता है पेपर का, वही समझिए उस टाइप का ही है ये। तो बहुत लंबा रोल होता है, तभी सब टेबल को ढक पाता है। घनों के आयतनों का अनुपात ये है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा। तो समझ गए हैं कि अगर घनों का ये दिया है आयतन का, तो तुरंत आप भुजा का निकाल पाओगे। अगर ये आयतन का है वॉल्यूम का, तो तुरंत कहेंगे साइड का क्या होगा, साइड का हो जाएगा इसे घनमूल। और तुरंत कहेंगे टोटल सरफेस एरिया का क्या होगा, तो स्क्वायर कर दीजिए 25 से 36, यही है। एक गांव की जनसंख्या 5000 थी, ठीक, उसमें पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई। ये मेल और ये फीमेल। और कुल जनसंख्या में कितना, 7% का वृद्धि। तो बताइए कि पुरुषों की संख्या क्या है, लगाइए एलिगेशन।
ये 3 और ये भी 3, यानी संख्याओं का अनुपात क्या रह गया, बराबर रह गया। यानी कितने कितने होंगे, 3500 और 3500। रेशियो आ गया 1:1 का, यानी जितने पुरुष उतने ही महिला, तो मेल भी हो जाएगा 3500। अच्छा ये 5000 है, हमें दिमाग में पता क्या चल रहा है, 7000। हम कहां से देख रहे हैं पता नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में अभी 7000 चल रहा था। 25 और फीमेल भी 25, दोनों कितना कितना बराबर बराबर बांट देंगे उसको, है ना, आधा आधा, जीवन सारा। ये दो स्टेशनों के बीच की दूरी दी गई है। दो विपरीत स्टेशनों से एक दूसरे के तरफ 80 और 70 की रफ्तार से सुबह 6 बजे चलना शुरू किया, तो कितने समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी, ये तो आराम से निकल जाएगा, है ना। 6 बजे के बाद कितना टाइम लगेगा, पहले 6 बज रहा था, अब प्लस दूरी कितनी है 750, और दोनों का सापेक्ष चाल विपरीत है तो जुड़ेगा। 80 प्लस 70 इतना घंटा, तो कितना हो जाएगा ये 75, 15 पचे 5 घंटा ना, तो 6 में और कितना जुड़ेगा 5 घंटा, तो कितना बच जाएगा 6 5 11 बजे। कब मिलेंगे दोनों, 11 बजे। 6 तो बज ही रहा था और दोनों साथ चलना शुरू किया है, इसीलिए 6 5 11 बजे। ठीक है, और सवाल है, नहीं और तो नहीं है।